नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 801वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। राइजोबियम जैपोनिकम जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2,4-D क्या है। 2,4-D जो है ये एक आयुपैक नेम है और ये किसका है ये बताना है आपको। तो ये एक हर्बिसाइड होता है, यानी खरपतवार नाशक होता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब इसको आप बताएं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सी वाला होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन सब की तुलना में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ऑक्सीजन में यहाँ मुक्त ऑक्सीजन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, यौगिक के रूप में भी अगर ऑक्सीजन मौजूद है किसी भी कोशिका के घटक के रूप में, या आपके अंदर जो पानी की मात्रा है उसमें अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो उन सबको इसमें काउंट करेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो 804वां प्रश्न जो है इसमें कहा गया कि कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 805 में कहा गया कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो कैसी होती है, मतलब उसका जो स्वरूप है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा। ये सॉलिड होती है और काफ़ी मजबूत होती है। अगले वाले को देखें। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो शब्द है उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्थोप्लास्टी में असल में जो हिप ज्वाइंट्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट किया जाता है, मतलब जो कूल्हे के जोड़ हैं उनका प्रतिस्थापन किया जाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं दांतों पर जमी हुई परत, ये मतलब दांतों पर परत जमी रहती है, ये किस वजह से होता है। तो केवल भोजन के कणों से होती है, भोजन के कण और लार से होती है, या बैक्टीरिया का भी इसमें रोल होता है, मतलब किस वजह से ऐसा होता है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी वाला होगा। बैक्टीरिया का भी इसमें रोल होता है और इसे समय समय पर साफ करते रहना आवश्यक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांत को बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। तो कैल्शियम तो चाहिए ही होगा, उसके अलावा आपको चाहिए होगा फास्फोरस, ये भी चाहिए होता है। अगला वाला देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण को मजबूती देने के लिए आवश्यक नहीं है। तो कैल्शियम और फास्फोरस को आप देख ही चुके हैं। अब इसमें फ्लोरीन और आयोडीन में से आपको एक को बाहर करना होगा, और किसको आप बाहर कीजिएगा बताइए। तो आयोडीन की आवश्यकता फिलहाल इसमें नहीं होती है, इन तीनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती हैं। तो सबसे मजबूत जो मांसपेशियां हैं मनुष्य के शरीर में वो उसके जबड़े में होती है। जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो सबसे तगड़ी होती है। अगले को देखते हैं। यहाँ देखिए, पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग में संपन्न होता है। छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है, या आमाशय और पेंक्रियाज। अब इसमें से आपको चुनना है। तो छोटी आंत जो है यहीं पर ज़्यादातर जो पाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है, मतलब आमाशय मथ कर भोजन को काइम में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत के अंदर उसके अंदर जितनी भी पाचक माफ कीजिएगा पोषक पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, और एक तरह से जो व्यर्थ भोजन या व्यर्थ पदार्थ होता है वही अगले चरण में यानी जो बड़ी आंत है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, और उसके अंदर जो बचा खुचा जल वगैरह रहता है उसको बड़ी आंत की दीवारें अवशोषित कर लेती हैं। तो ज़्यादातर जो संपन्न होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद अगला, और इसमें कहा जा रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। एंजाइम हम लोग बहुत बार सुनते हैं, लेकिन ये होते क्या है। तो ये प्रोटीन होते हैं, और ये जो शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको तेज करने का काम करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं, और इसमें लिपिड्स की बात हो रही है। तो लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे बाइल एसिड है, लाइपेज है, पेप्सिन है, इसमें से कौन सा होगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब केवल पहला और दूसरा ही सही है, बाइल एसिड और लाइपेज। इसमें पेप्सिन का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है ये आपको देखना होगा, और इसमें से आप ट्रिप्सिन को चुनेंगे। ठीक है, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर कथन कारण फिर से आ गया। कथन में ये कहा जा रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन को करने में सक्षम नहीं होता है। कारण ये है
मतलब कथन यहाँ दिया हुआ है और कारण ये दिया हुआ है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस जो है वो विद्यमान रहता है। अब आपको ये देखना होगा कि इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आर जो है वो इसकी ए की सही व्याख्या नहीं करता है और इसीलिए यहाँ पर ये मतलब दोनों सही होने के बावजूद एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ आप देखें कि अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है शरीर में। जितना मात्रा आवश्यक होती है उतना तो काम आ जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो भंडारित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है बताइए, शरीर में कहाँ पर स्टोर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा लिवर हो जाएगा, यहाँ हमने देखा। नेक्स्ट, यहाँ देखें आप, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है बताइए? तो पित्त का निर्माण जो है वो लिवर में होता है, ठीक, यहाँ हमने चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। पित्ताशय की पथरी जो होती है यानी गाल ब्लैडर में जो स्टोन बन जाते हैं वो किस चीज का पाचन प्रभावित करते हैं बताइए? तो पित्ताशय की पथरी अगर हो जाएगी तो उससे आपके अंदर जो वसा के पाचन की क्षमता है वो प्रभावित होगी और कभी कभी क्या होता है कि स्टोन के साथ साथ जो ब्लैडर होता है उसको भी निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद चिकनी चीजें आप आसानी से पचा नहीं सकते। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं और इसमें कहा गया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स ये उत्पाद होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये उत्पाद हैं और ये जिसमें होते हैं, मतलब किस में होते हैं? तो पोषक, विटामिन और खनिज, इनके अंदर क्या होता है वो आपको बताने की बात की जा रही है। देखें और बताएं इसमें से क्या ऐसी चीज होती है जो कि इसके अंदर पाई जाती है। तो पोषक और औषधीय प्रभाव इनके अंदर होता है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है इनके अंदर पोषक और औषधीय प्रभाव होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि फंक ने किसका आविष्कार किया था? ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, विटामिन। और इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया कि सहायक आहार कारक किस समूह को कहा गया है, मतलब कौन सा यौगिकों का ऐसा ग्रुप है जिसको कि सहायक आहार कारक कहा गया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। विटामिनों को कहा गया है। विटामिनों की मात्रा जो है वो शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अगले प्रश्न में कहा गया कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कहाँ पे सर्वाधिक होती है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, वसा में सर्वाधिक होती है। वसा में ये सबसे ज्यादा होती है। अगले प्रश्न में कहा गया कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। अब किसके बड़े स्रोत होते हैं आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें पोटेशियम होगा, केवल पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग जो है वो सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल जो है उससे अस्थि रुग्णता हो जाती है, मतलब उसकी कमी से अस्थि रुग्णता यानी बोन डिजीज होती है। नियासिन जो है इससे चर्मदाह होता है। कोबालमिन जो है इससे बहुत घातक क्वालिटी की रक्त अल्पता हो जाती है यानी एनीमिया हो जाता है। और राइबोफ्लेविन से बेरी रोग हो जाता है। तो अब इसमें आपको देखना है और बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। राइबोफ्लेविन से बेरी मतलब इसकी कमी से बेरी रोग नहीं होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा विटामिन है। तो अभी पीछे विटामिनों पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है, अब इनका रासायनिक नाम दोबारा नहीं बताया जाएगा, एकदम शुरुआत में ही बता दिया गया है। विटामिन बी के परिवार के हर सदस्य का रासायनिक नाम वहाँ पे डिस्कस किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप, कहा जा रहा है कि जो सब्जियां हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? यहाँ जो सब्जियों के नाम दिए हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चिल्ली हो जाएगा यानी मिर्च। अगला देखें, यहाँ पर विटामिन जो कि खट्टे फलों यानी साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है वो चमड़ी को, मतलब चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, उसको क्या कहा जाता है? मतलब ये कौन सा विटामिन होता है? तो ये विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और ये चमड़ी के सुधार के लिए आवश्यक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है बताइए? तो यहाँ पर देखें, ये सेब है, आम है, आंवला है, इसे गूसबेरी कहा जाता है और दूध भी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? आंवला होना चाहिए। इन सब में जो गूसबेरी होती है उसके अंदर विटामिन सबसे अच्छी मात्रा में, मतलब विटामिन सी जो है वो सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है ये आप बताइए? तो घाव भरने के लिए विटामिन जो सहायक होता है वो आपका विटामिन सी है, ठीक। विटामिन सी जो है वो इसमें आपकी मदद करता है। नेक्स्ट, यहाँ देखें, पूछा जा रहा है कि विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसमें से देखें और बताएं, शरीर में भंडारित नहीं होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। बाकी जो है वो शरीर में स्टोर होते हैं, लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ही स्टोर नहीं होते। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आवश्यकता होती है विटामिन के की। विटामिन के की आवश्यकता होती है। यहाँ आप बी वाले को चुन रहे हैं। अगले वाले को देखते हैं। रुधिर स्कंदन में यानी जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है या प्रभावी होता है बताइए? तो पीछे हमने देखा था वही चीज यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। इसका आंसर आप भी जानते हैं कि के होगा। अब यहाँ पर कथन दिया है, कारण दिया है, विचार करके आपको देखना है, तो देख कर बताएं। इसमें दिया हुआ है, कहा जा रहा है, देखिए, विटामिन B12 जो है वो यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है और विटामिन B12 जो है ये पानी में घुलनशील है।
अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मतलब है तो दोनों सही, लेकिन इसमें कारण जो है मतलब एक्सप्लेनेशन जो किया हुआ है यानी व्याख्या वो ठीक नहीं है। विटामिन B12 जो है वो पानी में घुलनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यकृत में संचित रहेगा। तो इसमें से बी वाले को चुनते हैं। दोनों ही सही है अपनी जगह, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं। अगले वाले में कहा गया कि विटामिन डी का स्रोत है। अब क्या स्रोत है बताइए। तो इसमें से सूर्य की किरणें जो है वो सबसे अच्छा और मुफ्त का स्रोत है, आप ले सकते हैं इन्हें। अगले वाले में चलें, रतौंधी। अब किसकी कमी से होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। रेटिनॉल इसको कहा ही जाता है। रेटिना से संबंधित जितने भी विकार हैं वो इसकी कमी से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में यानी 835 में आपसे कहा गया कि विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ पे संचित रहता है बताइए, किस जगह पे संचित रहता है। तो ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखने का काम जो थैला है हमारे शरीर में, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर करता है। ये एक प्राकृतिक थैला है जो कि जितनी भी पोषक चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं, उनको स्टोर कर लेता है। यहाँ तक कि जो घातक रसायन होते हैं वो भी इसी से होकर गुजरते हैं, इसीलिए लीवर जो है वो प्रभावित हो जाता है इनसे। इसके बाद अगले वाले को देखें, यहाँ देखें आप, विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें से किस में पाई जाती है बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो गाजर में, और ज़्यादातर जो नारंगी रंग के फल होते हैं, मतलब जिनका कलर जो है वो एक हल्के लाल से लेकर ऑरेंज कलर का होता है, उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उसमें कैरोट भी आता है। इसके बाद अगले वाले में यानी इसमें चलते हैं, विटामिन ई के बारे में कहा जा रहा है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इसमें से कौन सा है, ये आपको चुनना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गेहूं के अंकुर का तेल, व्हीट जर्म ऑयल जिसको कहा जाता है, ये आपने चुना। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा गया कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसमें से कौन सी चीज़ हमारे शरीर में नहीं बनती है। तो विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, ठीक। इसे हमें बाहर से लेना होता है या बाहर से हमें प्राप्त होता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में बनती हैं। अगला देखते हैं, यहाँ कथन कारण फिर से आ गया। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसको रतौंधी हो जाएगी, क्योंकि उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब ये कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी ठीक ठाक है। तो इसीलिए हम इसका करेक्ट आंसर किसको चुनेंगे, ए वाले को चुनेंगे। हरी सब्जियां, पालक इत्यादि, या कोई भी हरी सब्जी अगर कोई नहीं खाता है और ऊपर से कोई सप्लीमेंट भी नहीं ले रहा है, मतलब उसके आहार में लगातार विटामिन ए की कमी हो रही है, तो उसको रतौंधी होना पक्का है। पहले के समय में लोगों को होती थी, जो गरीब लोग होते थे उन्हें अक्सर इसकी कमी हो जाती थी। तो उसके बाद वो जाकर बथुए का साग और चने का साग खोंट कर खाते थे। अब इसके बाद 840वें प्रश्न को देखते हैं। तो विटामिन में कोबाल्ट होता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है बताइए। तो साइनोकोबाल्मिन किसका नाम होता है बताएं, और उसी के आधार पे आप गेस कर सकते हैं। तो ये विटामिन B12 है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, साइनोकोबाल्मिन फिर से पूछ लिया। अब यहाँ आप आराम से पकड़ सकते हैं, विटामिन B12 हो जाएगा, बी परिवार का सदस्य है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें आप, इसमें पूछा गया कि थायमिन क्या है। विटामिनों का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी परिवार का ये सदस्य है, और ये है विटामिन B1, विटामिन बी का सबसे बड़ा बेटा। नेक्स्ट, यहाँ देखें, फिर लिस्ट को मिलाना है। तो विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है, और इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम दिए हैं। मिलान करके आपको देखना पड़ेगा कौन सी लिस्ट जो है वो सही बोल रही है। तो विटामिन सी जो है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक, ये आपने देखा। फोलिक एसिड की कमी से खून की कमी, मतलब रक्त अल्पता हो जाती है, एनीमिया जिसको कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है, ज़्यादा गंभीर हो जाए तो रेटिना खराब हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। अब इस आधार पे आप मिला लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो इसमें से कौन सा था, ए वाला। अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 844 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है, ध्यान से देखिए, इसमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जा रही है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा यानी जो चर्मदाह है वो हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस विटामिन डी की कमी से होती है, और फोलिक एसिड जो है वो अमोनिया की माफ कीजिए, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है, वर्णांधता जिसको कहा जाता है, और ये विटामिन डी या किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो इसमें से हम जो सी वाला ऑप्शन है उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं, बाकी जो है वो ठीक ठाक है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें आप, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा यौगिक जो है वो एक विटामिन नहीं है। तो नियासिन है, थायरॉक्सिन है, राइबोफ्लेविन है, और पायरिडॉक्सिन है। इसमें से आपको चुनना है और बाहर करना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ये हार्मोन है, विटामिन नहीं है, ठीक, यहाँ आपने देखा। अगले वाले को देखें, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। तो थायमिन की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया भी, और स्टेरिलिटी यानी जो आपका बांझपन है वो विटामिन के की कमी से, और इसके साथ साथ नियासिन की कमी से पेलाग्रा। अब इसमें से कोई एक जो है वो गलत है। कौन सा गलत है बताइए। तो गलती इसके सी वाले में है, विटामिन के की कमी से जो यहाँ बांझपन दिया हुआ है, यही वाला इसमें गलत है, ठीक है।
इसे हमने चुना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, पूछा जा रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो इसमें जितने विकल्प दिए हैं उसमें से हमारा करेक्ट आंसर सोयाबीन हो जाएगा, यानी जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा सोयाबीन में होती है, कितनी होती है? अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं ये देखिए, प्रोटीन भी पाया जाता है अच्छी मात्रा में और वसा भी पाई जाती है, यानी फैट भी उसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऐसी जो फसल होती है या ऐसा जो पदार्थ है वो ग्राउंड नट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप, इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। जो ग्राउंड नट है इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसको क्या कहा जाता है? बाल जो है मनुष्य का, वो जिस प्रोटीन से बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको किरेटिन कहते हैं। ठीक है, किरेटिन को हम चुनेंगे और इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। किरेटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ तक आपने देखा था। अगले वाले प्रश्न में आपसे पूछा कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल जो होता है ये टायरोसिन, मतलब एमिनो अम्ल का नाम दिया है और साथ में टायरोसिन, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? तो इसमें आप टायरोसिन के बारे में देखिए, ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, या फिर जो भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव है उसका सामना करने में सहयोग करता है, डिप्रेशन से लड़ने में हमारी मदद करता है, या बुढ़ापे के जो लक्षण हैं उनको अवरुद्ध करने में हमारी सहायता करता है। इसमें से कौन सा होगा? यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रश्न को, और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी होगा। बुढ़ापे के लिए जो उत्तरदायी मुक्त मूलक होते हैं उनके विरुद्ध ये हमारी रक्षा करता है, यही इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि एक गिलास पानी पीने से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा, 0। पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आप देखें, इसका जो आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका यहाँ जो अगला प्रश्न है 854, आप देख रहे हैं कि भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा अंग है बताइए? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मतलब सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो है एक अभिन्न अंग होता है और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। ये आधा हाजिर है, अभी पूरा हो गया। थोड़ा सा यहाँ लोड करने में दिक्कत हो रही है, ये स्लाइड जो है आराम से लोड नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, अभी दिखाई दे रहा है। देखें, इस प्रश्न में कहा गया कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाकर रखता है वो कौन सा होता है? ये तत्व कौन सा है ये आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिए जो राइट आंसर है वो इसमें से कौन सा होना चाहिए बताइए। फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ये फास्फोरस होता है जो कि अम्लीयता और क्षारीयता के बीच में संतुलन बनाकर रखता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है 856, और इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? अब इसमें आप देखें और बताएं। तो 856 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये असल में क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एमिनो एसिड 856 का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा यौगिक होता है जो कि मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अब यहाँ पे आप उत्तर भी देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अच्छा स्रोत होता है? आयरन का अच्छा स्रोत इसमें से क्या हो सकता है? तो बाकी जो है उनके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाए तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मात्रा में किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। पालक हालांकि यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सभी आयरन के अलावा अन्य भी कई सारी चीज़ों की अच्छी खासी स्रोत होती हैं, लेकिन पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं। बासमती चावल आप खरीद कर ले आते हैं और उसको जब पकाते हैं तो खूब लंबे लंबे दाने होते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे, मतलब किस वजह से वो लंबे होते हैं? तो वो एमाइलेज की वजह से लंबे हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास पाई जाती है? दूध जो है वो हल्का मीठा लगता है बिना चीनी मिलाए, ऐसा क्यों होता है? तो ये लैक्टोज की वजह से होता है। ये दुग्ध शर्करा होती है जो कि इसे मिठास देती है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, यहाँ आप देख रहे हैं इसका आंसर भी दिया था। यहाँ दुग्ध शर्करा लैक्टोज वाला जो ऑप्शन है वो सही था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दूध में विद्यमान सैकेराइड जो है वो क्या होता है? दूध में जो सैकेराइड होता है वो असल में क्या है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें देख लीजिए पहले अच्छे से, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। वही लैक्टोज वाला जो आंसर है यहाँ रिपीट कर रहा है, पूछने का तात्पर्य वही था, बस थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया। यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। अब अगले वाले को देखते हैं। गाय के दूध में हल्के पीले रंग की वजह क्या होती है? जैंथोफिल है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B12 है, कैरोटीन है, इसमें से कौन सा होगा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ये कैरोटीन होता है जिसकी वजह से गाय का दूध जो है वो हल्का पीले रंग का, और सिर्फ दूध ही नहीं, उसके द्वारा बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें हल्का पीलापन होता है, जैसे घी। नेक्स्ट, यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं। अगले वाले में कहा गया कि गाय के दूध का जो पीला सफेद रंग है, अब यहाँ फिर से आप चुन सकते हैं, किसको चुनिएगा इसमें से? पीले सफेद रंग का जो कारण है वो इसमें से कौन सा होता है? तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। ये कैसीन के साथ कैरोटीन होता है। यहाँ पे कुछ विकल्प जो है वो ऐसे हैं कि उसमें आप आराम से मिलाकर चुन सकते हैं। तो कैसीन के साथ कैरोटीन वाला जो ऑप्शन है वो हमारा परफेक्ट है। यहाँ आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। अगले वाले में कहा गया कि कैसीन जो कि दूध में उपस्थित होता है, ये असल में क्या है? कैसीन जो दूध में पाया जाता है ये हमने देखा पीछे, लेकिन ये है क्या? तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। ये लाभदायक प्रोटीन होता है जो कि गाय के दूध के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? अब यहाँ फिर से वही, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैसीन होगा। यहाँ पे सफेद रंग की बात हो रही है तो हम कैसीन को चुनेंगे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, जो टिश्यू है उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, मतलब किसकी सहायता से होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें प्रोटीन होगा। प्रोटीन के सहारे होता है, कोशिका बनती है, फिर कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पूछा गया, अब यहाँ पूछा नहीं गया है बल्कि लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर एक तरफ मॉलिक्यूल दिया है और दूसरी तरफ प्रेजेंट एलिमेंट का नाम दिया है। तो विटामिन B12 जो है, इसके बाद हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है और पीतल है, मतलब ब्रास। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा तत्व पाया जाता है उसका भी नाम दे रखा है। मिलान करके आपको देखना है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें मिलान के हिसाब से ए वाला हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे करना पड़ेगा। विटामिन B12 कोबाल्ट इसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है और पीतल में तांबे का मिक्सचर होता है। ठीक, मिश्र धातु है, तांबा उसमें मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्लोरोफिल जो है इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें भी वैसे ही प्रश्न पूछा गया है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, खाने के नमक में सोडियम होता है और कपड़े धोने के साबुन में यानी कपड़े धोने के सोडा में पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम नहीं होता है इसमें, आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लॉन्ड्री सोडा जो होता है उसके अंदर पोटेशियम नहीं पाया जाता है। अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला माने यहाँ पे फिर से लिस्ट का मिलान है। तो विटामिन B12, अब यहाँ फिर से वैसे ही प्रश्न रिपीट कर रहा है लेकिन कुछ नई चीजें हैं। तो विटामिन B12 है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है और चाल्कोपाइराइट है। अब इसको आपको मिलाना होगा जो प्रेजेंट मेटल है उसके साथ। तो इसका अगर आप मिलान कीजिएगा तो इसका जो सही मिलान है वो ऊपर वाला है यानी ए वाला, और उसी के आधार पर इसको मैच कर लेते हैं। विटामिन B12 को आप कोबाल्ट से मिला लीजिए, हीमोग्लोबिन को आप मिला लीजिए लौह से, क्लोरोफिल को आप मिला लीजिए मैग्नीशियम से और तांबे से मिला लीजिए चाल्कोपाइराइट को। ठीक, ये हमने मिलान किया और इसका ए वाला एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट, अगले वाले में देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, मतलब इनका जो नाम है, विटामिनों का जो नाम है वो दे रखा है। तो B1 है, B2 है, B6 है और B12 है। इसमें इनको किस नाम से, रासायनिक नाम से जानते हैं वो भी दिया हुआ है। तो इसका अगर आप मिलान कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा और बी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन B1 को कहा जाता है, यहाँ पे थाइमिन से मिलाइएगा, थोड़ा सा ये नीचे चला गया, ठीक है। विटामिन B1 को कहा जाता है थाइमिन, और विटामिन B2 जो है उसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन, इसको आपने मिलाया। विटामिन B6 जो है इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। अब कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं ये आप बताइएगा। फिलहाल इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप अगला वाला 870वें में कहा गया कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, यानी इसमें से जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो आपको तलाशना है। तो देखिए आयरन, जस्ता, गंधक और मैग्नीज, इसमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है ये आपको ढूंढना है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका सल्फर हो जाएगा यानी गंधक। ये सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी सब हैं। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत जो नहीं है वो आपको देखकर बताना है। तो आम, पपीता, गाजर और दूध दिया हुआ है। बताइए इसमें से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है। तो दूध जो है वो प्राकृतिक स्रोत इसका नहीं है, बाकी सब जो है वो इसके प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में कहा गया कि अल्फा केरेटिन ये एक प्रोटीन है और ये कहाँ पर पाया जाता है। बताइए अल्फा केरेटिन ये कहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये त्वचा में पाया जाता है, त्वचा में ये निर्माण में सहायक होता है। बी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रोटीन पर गलत प्रभाव नहीं डालती है। तो ऊष्मा है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, एक्स रेज है और हैवी मेटल साल्ट है। इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये इंफ्रारेड रेज हैं, अवरक्त किरणें होती हैं जो कि प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, बाकी जितनी है वो प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट,
यहाँ आप उत्तर भी देख सकते हैं। देखिए 874वें प्रश्न में कहा गया कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होगा, लेकिन कितना चाहिए होता है वो आपको बताना है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला, 70 ग्राम कम से कम चाहिए होता है। डेली बेसिस पे इतने प्रोटीन की जो खपत है वो दिखाई देती है। अगले वाले को देखें, यहाँ पर कहा गया कि किसके चयापचयी क्रम से, यानी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उससे अधिकतम ऊर्जा निकलती है। मेटाबॉलिज्म में किस चीज़ से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, वसा से, प्रोटीन से, कि मिनरल से। तो नीचे वाले दो विकल्प तो बेकार हैं। अब इसमें ऊपर नीचे यानी ए और बी में से आपको चुनना है। तो वसा से ज़्यादा हमें जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो प्राप्त होती है। फैट को हम इसमें चुनेंगे। हालांकि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत होता है, लेकिन इसमें फैट उपस्थित था तो उसको हमने चुना। नेक्स्ट पूछा गया कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है। 80% उनमें क्या पाया जाता है? तो 80% पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर वो पानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पानी यहाँ नहीं दिया है, तो इसमें से प्रोटीन जो कि कोशिका की मूल इकाई है। इसके बाद अगले वाले को देखें, यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है। मतलब ऑक्सीजन का जो रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होने लगे तो उससे क्या होता है, जो श्वसन दर है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या घटती बढ़ती रहती। तो अगर ऐसा होता है कि रक्त में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाए तो सांस लेने की जो दर है वो बढ़ जाती है। आदमी जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है और उसको सफोकेशन होने लगती है, यानी घुटन होने लगती। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कौन सा इसमें से जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा ह्यूमन बॉडी को। देखिए और बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? बी वाला हो जाएगा, एटीपी और एडीपी वाला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में, किसके रूप में उत्पादित होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला होना चाहिए, एटीपी के रूप में होती है। यहाँ जो एटीपी वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है, नहीं तो बेचारे को आराम करने का मौका नहीं मिलता है। सोते समय अगर आराम करेगा तो आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो है उसमें कहा गया कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। अब नाड़ी स्पंदन करती है तो वो स्पंदन कैसा होता है? वो हृदय की गति के बराबर होता है या उससे कम अधिक होता है? बताइए। नाड़ी चेक करने वाले जो वैद्य लोग हैं वो नाड़ी पकड़ के बहुत सारा चीज़ें जो है पता लगा लेते हैं। तो असल में ये सेम रेट होती है, हार्ट की जो रेट होती है धड़कने की, उसी की रेट में ये भी इसमें भी स्पंदन हमें महसूस होता है। अगला देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि रुधिर वर्णिका के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। तो इसमें कहा गया कि जो रुधिर है यानी हमारा रक्त है, ब्लड है, उसके अंदर आयरन होता है और ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यहाँ पे वर्णिका की बात हो रही है, रेड ब्लड कार्पलस की बात हो रही है। थोड़ा सा हिंदी जो है वो ज़्यादा शुद्ध दी हुई है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है उसे आप देखें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विथ रेड ब्लड कार्पलस एंड विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आया? इसमें पहला स्टेटमेंट कहा है कि इनके पास आयरन होता है, दूसरे वाले में कहा कि ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं, तीसरे वाले में कहा कि ये रोगों के खिलाफ लड़ने में मदद करती है यानी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, और चौथे वाले में कहा जा रहा है कि ये ऑक्सीजन के लिए कैरियर का काम करती है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को यही करती है। तो अब आप देखें और बताएं इसमें से कौन सा सही है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, मतलब प्रतिरक्षा का काम करती है, ऐसा नहीं। यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं की बात हो रही है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सी को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आप पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा सही है। तो ये रक्त में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है, आयरन युक्त यौगिक है, रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अब इसको आप चुने और बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करना न तो लाल रक्त कणिकाओं का काम है न हीमोग्लोबिन का काम है, वो किसी तीसरे का काम है, वो आपको बताना है और आगे हम उसको हो सकता है देखें भी। फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी है, बाकी सब सही है, लेकिन यही वाला इसमें एकमात्र गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त में लाल रंग किसके द्वारा? तो हीमोग्लोबिन, ये वर्णक होता है, इसी के कारण लाल रंग होता है, ये हमने देखा। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के हिसाब से 120/80 होता है और इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हमने चुना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, फिर से वही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के हिसाब से 120/80, ऊपर वाला जो यहाँ मिलीमीटर मरकरी के हिसाब से है, ए वाले विकल्प को हमने चुना।
सही है। अभी यहाँ पे 140 मिलीमीटर मरकरी ये किसी मनुष्य का रक्तचाप नापा गया है। तो यहाँ मरकरी से तात्पर्य क्या है? ये Hg जो है ये मरकरी का सिंबल होता है, उसी को हम लोग सामान्य भाषा में पारा कहते हैं। तो पारे पर ही आधारित जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गया है जिसमें कि डायरेक्ट रीडिंग दी जाती है। तो दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, फिलहाल पारे से ये चलता है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला हमारा इंतजार कर रहा है और ये कहता है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सबसे अच्छा दाता माना जाता है, मतलब उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो सर्वदाता किसको कहते हैं? ओ वाले को कहते हैं। ये बेचारा सबको देता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। नेक्स्ट, अब यहाँ देखें, एक मनुष्य जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसे रक्तदान की मतलब रक्तादान की आवश्यकता है। उसका खून बहुत बह गया है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है और रक्त समूह परीक्षण करने का समय नहीं है, मतलब अभी ब्लड ग्रुप अगर टेस्ट किया जाएगा उसमें बहुत समय लग जाएगा, तब तक वो सुधार जाएगा। तो उसे बचाने के लिए तत्काल में खून चढ़ाना जरूरी है। तो इसके लिए कौन सा रक्त समूह उसे खून दे सकता है? तो सर्वदाता कौन है? ये ओ ग्रुप होता है, लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों दिया हुआ है। तो अब इसमें से आप किसको चुनिएगा? देखिए और बताइए। यहाँ पे ओ प्लस और ओ माइनस दोनों मौजूद हैं, इसमें से कौन दे सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया कि रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? तो यहाँ जो ग्रुप के आधार पर खोज करने का काम था वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था या रॉबर्ट कोच के द्वारा या लैंडस्टीनर के द्वारा? इसमें देखें और बताएं। सारे नाम जो है वो आपके जाने पहचाने हैं और इसीलिए घुमाने के लिए आयोग ऐसे विकल्प देता है। तो डी वाला हो जाएगा। देखिए, रक्त परिसंचरण जो परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज हार्वे ने की थी, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो रक्त समूह है उनकी खोज की गई थी। बाद में RH फैक्टर के आधार पे भी एक रिसर्च होती है, ठीक, तो वो बाद की चीज है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए आप, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो pH स्तर है, pH वैल्यू जिसके आधार पर उसकी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी का पता लगता है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसका रक्त का जो pH मान है वो कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य है तो उसके रक्त का pH मान कितना होगा? तो वो करीब 7.35 से लेकर 7.45 के आसपास होता है, मतलब हल्की क्षारीय प्रवृत्ति का कुछ बेसिक नेचर का जो है हम मनुष्यों के शरीर में पाया जाने वाला खून होता है। 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेसिक नेचर होगा और 7 से जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया कि WBC का बनना, RBC का विनाश, WBC का बनना और RBC का विनाश होता है, ये सब काम कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो वाइट ब्लड कॉर्पस और रेड ब्लड कॉर्पस जो है इनका बनने और विनाश होने का काम कहाँ पे होता है, एक साथ आप देखें और करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये काम कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है, स्प्लीन जो होती है उसके अंदर होता है। अगले वाले में देखें, कौन सी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध होता है? थ्रोम्बिन जो है वो किस में काम आता है? तो ये काम आता है आपके खून के थक्के जमाने के लिए। ठीक है, खून के थक्के जमाने में ये मदद करता है। अब यहाँ पर फिर से कथन कारण हाजिर है। पहले वाले में कहा गया कि घाव लग गया या कट गया तो आप खून बह रहा है उसको रोकने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, ये सही बात है। दाढ़ी बनाने वाले जो सैलून होते हैं वहाँ पे, मतलब सैलून में दाढ़ी बनाने का काम होता है, तो अगर मुंह कट जाता है, आजकल तो तमाम नए नए यंत्र आ गए हैं, पहले उस तरह होता था, तो मुंह अगर कट जाता था तो नाई जो है वो फिटकरी रगड़ देते थे और खून वहीं पर रुक जाता था। कारण क्या उसका होता है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय होता है, ठीक है, कोलाइडल सिस्टम होता है रक्त का, और इसमें जो ऋण आवेशित कोलाइडी कण है वो पाए जाते हैं। फिटकरी के जो एल्यूमिनियम आयन है उनकी स्कंदन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कोगुलेशन पावर उनकी बहुत तेज होती है, और इसी वजह से जो ब्लड है उसका कोगुलेशन संभव हो पाता है। ये इसका कारण बताया है। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है। अब इसमें से हम चुनेंगे किसको? ए को चुनेंगे निसंदेह। ये इतनी सारी व्याख्या किया है तो ये व्यर्थ तो जा नहीं सकती है ना, तो ए वाले को चुन लेते हैं। कारण ठीक बताया गया है, यही कारण होता है। इसके बाद अगले वाले को देखें, यहाँ देखें, अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो उत्तरदायी होता है? तो अल्कोहल के निरावेशन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? यकृत ही होता है। ये बेचारा सारी चीज़ों को अपने अंदर सोखता है, ठीक है, और मनुष्य के शरीर की रक्षा करता है। अब अगले वाले को देखें, 24 घंटे में निम्नलिखित में से कितनी मात्रा में मनुष्य जो है वो पेशाब यानी यूरिन उत्सर्जित करता है? तो इसमें एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बात की जा रही है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका 1.5 लीटर हो जाएगा, ठीक, 1.5 लीटर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पानी पीने के ऊपर भी निर्भर करता है, आप पानी कम पी रहे हैं ज़्यादा पी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कोई एक ही सही है। तो मानव शरीर में सारा रक्त जो है वो किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और सारा रक्त जो है वो किडनी के माध्यम से बनता है। तो किडनियाँ क्या है? ये एक तरह का फिल्टर पेपर होती है, छानने का काम करती है। इनके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि इसी काम में लगे रहते हैं।
तो ये खून के अंदर से विषाक्त पदार्थों को छांट कर बाहर करते हैं और जो शुद्ध रक्त है उसको हृदय की ओर भेजते हैं। तो इसमें खून छानने का काम होता है, मतलब शुद्ध करने का जो काम है वो इससे होता है। इसीलिए किडनियां खराब होती हैं तो शरीर में विषाक्तता बढ़ने लगती। ठीक, तो हमने सी वाले को चुना। अगले को देखते हैं और अगला वाला यहाँ पे है। इसमें कहा गया कि मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है। तो कई हार्मोनों का श्रावण करना, जल की मात्रा का नियंत्रण करना, शर्करा की मात्रा। देखिए रक्त में हर चीज को ये बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन ये कोई हार्मोन वगैरह नहीं निकालता है। तो यहाँ जो 898 आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। यहाँ ध्यान से देखें, थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुई है। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड। ये काम जो है ये हार्मोन का होता है, इंसुलिन हार्मोन के सहारे जो रेगुलेशन है शुगर लेवल का वो ब्लड में होता है। ये कुछ मात्रा में हार्मोन्स भी उत्सर्जित करने में सक्षम होता है, इससे जुड़ी हुई ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जित होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि मानव गुर्दे का सामान्य काम नहीं है। आमतौर पर वो काम ये नहीं करता है। अगले वाले में कहा गया कि गुर्दे में जो स्टोन हो जाता है यानी पथरी हो जाती है वो किसकी वजह से होती है। तो पथरियां आमतौर पे किससे बनती हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनती हैं। तो इसमें बी वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो मस्तिष्क जो है वो हर प्रकार की चीज को सोचने के लिए उत्तरदायी है, उसके बिना आप सोच सकते हैं नहीं। हृदय की गति को ये कंट्रोल करता है, बात सही है। इसके अलावा ये जो बॉडी है इसको बैलेंस करके रखता है। अगर मस्तिष्क ठीक ना काम करे तो आपके शरीर का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो सब कुछ करता है ना, मस्तिष्क के बिना सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं वो असंभव है। अगले को देखते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन से अंग को दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा को नहीं होगा, मस्तिष्क को नहीं होगा, हृदय को नहीं होगा या फिर नेत्र को नहीं होगा। तो दर्द महसूस करने की क्षमता कौन से अंग के पास नहीं होती है? हमारे मस्तिष्क के पास नहीं होती है। ठीक है, मस्तिष्क हमें संवेदनशील बनाता है, वो बात अलग है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर खुद ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं है जिसके सहारे वो दर्द महसूस कर सके। तो सुई चुभाने पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बहुत से लोगों ने इसमें एग्जाम में यहाँ आप देख रहे हैं हृदय लगाने का काम किया था, लेकिन हृदय इसका नहीं होगा, इसका मस्तिष्क होगा। अब यहाँ देखिए मानव शरीर का तापक्रम जो है वो क्या होता है, मतलब मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो जाड़े और गर्मी के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है या क्या होता है? तो ये बढ़ता और घटता नहीं है, ये उतना ही रहता है, बस बाहर का तापमान जो है वो कम अधिक होता है, जिससे कि हमें परेशानी का अनुभव होता है। तो सी वाले ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखें। इसमें कहा जा रहा है कि इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है भाई, ये लैंगरहैंस दीपिकाओं से निकलता है। यहाँ पर हार्मोन और काम दिया हुआ है, मतलब कौन सा हार्मोन क्या काम करता है वो बताइए। तो देखिए इंसुलिन दिया है, मेलाटोनिन दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है, गैस्ट्रिन दिया है। मिलान करके आपको देखना है और इसका जो इसमें सही सुमेलन नहीं है, जो गलत मिला हुआ है वो कौन सा है? डी वाला हो जाएगा। गैस्ट्रिन और रक्तचाप का नियमन जो है ये आपस में मेल नहीं खाता है, बाकी तीनों सही है। ठीक, मेलाटोनिन जो है वो निद्रा नियंत्रण करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। तो प्रश्न संख्या 904 को हमने देखा, हार्मोन और कार्य दिए हुए हैं। इंसुलिन का काम क्या है, मेलाटोनिन का काम क्या है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। इसमें गैस्ट्रिन का हमने देखा था कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है हमारा 905। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्रोटीन इसमें से नहीं है। जो प्रोटीन नहीं है उसकी तलाश हमें करनी है। और 905 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोटीन नहीं है, ये हार्मोन है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वो सब के सब प्रोटीन है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, और ये एक अच्छा खासा शोषण होता है मवेशियों का। ठीक, तो बी वाले को चुना। आगे बढ़ते। थायरॉक्सिन क्या है, आप भी जानते हैं क्या है, हार्मोन है ना। अगले को देखते हैं। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इसमें सी वाले को चुना। अब यहाँ देखें कौन से हार्मोन को लड़ो और उड़ो कहा जाता है, तो ये कौन सा होता है बताइए। इसमें कई सारे हार्मोनों के नाम दिए हैं, लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऐसे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये एड्रीनेलिन होता है। ठीक है, एड्रीनेलिन जो है ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला, ये हमने यहां तक देखा था। अगले वाले में आपसे कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए और बताइए कि इसमें सही मिलान कौन सा होगा। तो देखिए इसमें हार्मोन, एंजाइम, फास्फोलिपिड और बहुलक का नाम दिया है, यानी पॉलीमर का नाम दिया है, और उससे संबंधित नाम दिए हुए हैं। तो इसमें आपको देखना होगा और करेक्ट आंसर इसका मिलान के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। उसी हिसाब से मिला लेते हैं। हार्मोन हमारा इसमें से देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, एंजाइम अगर देखें तो वो आपका लाइपेज है, ये आप देख रहे हैं। फास्फोलिपिड इसमें से कौन सा होगा, फास्फोलिपिड आपका लेसिथिन है, और बहुलक जो है वो पॉलीएथिलीन होगा ही। पॉली से आप आराम से इसको गेस कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट। नेक्स्ट,
यहाँ कुछ विचार करने के लिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको विचार करके बताना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, पहली नहीं है, दूसरी है। और इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और ये क्षारीय प्रवृत्ति का यानी एल्कलाइन नेचर का होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिए हुए हैं, आप पहचान के बताइए कि यहाँ किसकी बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ आप देखें सी वाले को चुनेंगे। अग्न्याशय के बारे में यानी जो हमारा पेंक्रियाज है उसके बारे में बात हो रही है। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से ग्रंथियों की तरह से काम करता है और सबसे बड़ी ग्रंथि तो लिवर है, आप जानते ही हैं। ठीक, तो ये सारी बातें अग्न्याशय यानी पेंक्रियाज के बारे में सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बीच में अगर कोई भी माध्यम आएगा तो इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी और माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसे चलने में असुविधा होगी। और इसीलिए इसमें देख लीजिए कि सघनता किसकी ज़्यादा होगी। इन सब की तुलना में कांच में ये सबसे धीमी रफ्तार में चलेगा। अगर यहाँ डायमंड दिया होता तो उसको हम सेलेक्ट करते। इसके बाद 913 को देखते हैं। इसमें कथन और कारण फिर से आ गया है। एसरेशन जो है उसमें कहा जा रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश जो है वो अवांछनीय होता है, तेज रोशनी जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। और इसका कारण ये है कि तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेलाटोनिन का उत्पादन और उसका नींद से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें आप देखें और बताएं कि कौन सा सही होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा। ठीक, मतलब 913 जो है इसका करेक्ट आंसर हमें किसको चुनना चाहिए, सी को चुनना चाहिए। पहली चीज़ सही है भाई, सोते समय आपको तेज प्रकाश जो है वो अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती। ठीक, इसीलिए रोशनी या तो मंद करके या फिर बंद करके सोया जाता है। कारण जो है इसका सही नहीं दिया है, मेलाटोनिन का उत्पादन, इससे कोई इसका दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं होता है। तो सी को चुन लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है आपको देखना है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो सबसे छोटे आकार की होती है। नेक्स्ट, पर्णरहित पर्णहरिम जो है, यहाँ पे क्लोरोफिल की बात हो रही है। तो पर्णहरित जो है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा तत्व इसके अंदर पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, पीछे हमने देखा था। सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देखें कि गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही पौधे जो है वो वातावरण से अवशोषित करते हैं और उसी के सहारे फिर ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है, पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है। कहाँ से उसका उत्सर्जन होता है ये आपको इसमें से देखकर बताना है। तो देखिए और बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ये जल से आती है, जल में जो ऑक्सीजन है वही प्राप्त होती है। अगला देखते हैं। और अगले वाले में आपसे पूछा गया कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, सीधी बात है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा लाभदायक या प्रभावशाली होता है। अब इसको आपको बताना पड़ेगा। इसमें रंग दिया है तो लाल रंग का प्रकाश जो है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये आप देखें। इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ आप प्रश्न को देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला हो जाएगा, ये क्लोरेला होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाए वो आपको सेलेक्ट करना है और ये जो 921 है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, प्रकाश संश्लेषण। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसे नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, यानी पौधे के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, इंसुलिन है और जिब्रेलिन है। इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो इसका सी वाला हो जाएगा। इंसुलिन जो है वो हमारे मानव शरीर में तैयार होता है, ठीक है, और बाकी जो है वो पादप हार्मोन है, इनका भी अता पता आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, पूछा गया कि कौन सा पादप हार्मोन है। अब इसमें पहचानिए, देखिए एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है और इंसुलिन है। इस तरीके के हार्मोन जो है ये हम मनुष्यों के शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन साइटोकाइनिन जो आप देख रहे हैं ये असल में पादप हार्मोन है, तो डी वाले को चुनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाना है आपको, तो उसके लिए कौन सी गैस या किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको आवश्यकता होगी एथेन की आवश्यकता होगी कि एसिटिलीन की, बताइए, देखिए और बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो एसिटिलीन हो जाएगा। यहाँ हम ए वाले ऑप्शन को ज़्यादा अच्छे ढंग से चुनेंगे। अगला देखते हैं। पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फलों में परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। तो अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है और 925 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। इसमें से हम एथिलीन को चुनते हैं।
अगले प्रश्न को देखें, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक तरह से आपकी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, आप इसे कह सकते हैं, और कैंसर के उपचार में बड़ी संभावनाएं इसके अंतर्गत आपको दिखाई देती हैं। तो इसमें कौन से पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें जो बेस एलिमेंट है या बेसिक मटेरियल है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, बताइए। ये मदार का पौधा होता है, पार्थेनियम होता है, धान का पौधा होता है, या लेमन ग्रास होती है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये पार्थेनियम है। ठीक है, पार्थेनियम है और ये काफ़ी उम्मीदें जगाता है। अगले को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि वह पौधे जिन्हें कि सामान्य तौर पे पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, उसके अंदर क्या होता है। तो उनके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत प्रचुर मात्रा में, या कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, या प्रोटीन पाया जाता है, कि लिपिड पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाइड्रोकार्बन होगा। इसका जो दूसरा वाला है वो सही है, लेकिन सिर्फ दूसरा नहीं, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे नीचे जो विकल्प है उसमें से हमें चुनना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या रह सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, दूसरा और तीसरा। हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन दोनों ही होते हैं। पेट्रोक्रॉप्स जो होती है ना उनमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, बायोडीजल पौधा इसमें से कौन सा है। तो रतनजोत यानी जेट्रोफा, ये बायोडीजल है, इसकी फलियों से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कथन कारण, तो कसकुटा जिसे कि अमरबेल कहा जाता है, ये एक परजीवी आवृत बीजी उदाहरण है, मतलब पौधे का उदाहरण है, और यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। अब इसमें आप देखें और बताएं, तो अमरबेल एक बहुत उत्तम परजीवी है, ये तो हम जानते ही हैं, मतलब एक नंबर का चूषक है। लेकिन इसमें से आपको देखना ये होगा कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है अथवा नहीं। तो इसमें से हम डी को चुनते हैं। पहला वाला इसमें यहाँ देख रहे हैं आप, कसकुटा यानी अमरबेल जो है ये परजीवी आवृत बीजी उदाहरण है। यहाँ जो इसकी वेराइटी दी हुई है वो गलत है, और इसीलिए इसके डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं कि ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। ठीक, यहाँ जो ए है वो असत्य हो गया, उसके पीछे रीजन यहाँ पे है। बाकी आपने देखा कि आर जो है वो सही है। तो 929 को हमने देखा, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि चिलगोजा निम्नलिखित में से एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, और वो कौन सी प्रजाति है, मतलब वृक्ष का नाम आपको असल में बताना है। और करेक्ट आंसर इसका ए होगा, यानी पाइन। पाइन से ये प्राप्त होता है, ए वाले ऑप्शन को हमने इसमें चुना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, चाय की पत्तियों में सबसे ज्यादा मात्रा में जो उत्तेजक पाया जाता है उसका नाम क्या है। मतलब ये जो है ये असल में उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है, चैतन्यता लाने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर इस 931 का क्या होना चाहिए, इसका कैफीन हो जाएगा। अगले को देखते हैं, समुद्री खरपतवार जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं किसका। तो ये आयोडीन का स्रोत होते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो अफीम दिया है यानी मॉर्फिन, इसके साथ हींग दिया हुआ है, और आपका रबर और कुनैन है। इसको आपको मिलाना है कि कौन से स्रोत से ये प्राप्त होता है, पौधे के कौन से हिस्से से इसे हम प्राप्त करते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी के हिसाब से इसको मिला लेंगे। यहाँ देखिए आप, हींग जो है वो प्राप्त होती है, यहाँ देख रहे हैं, हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होती है। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे से मिला लीजिए। अफीम को मिला लीजिए फल से। आपकी कुनैन जो है वो तने से प्राप्त होती है, और रबर जो है वो कुनैन जो है वो छाल से प्राप्त होती है, माफ कीजिएगा, और रबर जो है वो तने से प्राप्त होता है। ये काफ़ी कचरा फैल गया, इसे फिर से मिला लेते हैं। देखिए, अफीम जो है वो आपके फल से प्राप्त होती है, हींग जो है वो जड़ से प्राप्त होती है, ऐसे करके मिलाएंगे। रबर और कुनैन का है, तो कुनैन जो है वो छाल से, और रबर जो है वो तने से प्राप्त होता है, ऐसे करके मिलाएंगे। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगले वाले प्रश्न को, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है। तो ये किससे निकल सकता है बताइए, मच्छर भगाने वाला। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ये नीम है, मार्गो। नेक्स्ट अगले को देखते हैं, डेंगू बुखार में मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एडीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है ना। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कौन से रोगों में टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालन नहीं होता है। टाइगर मच्छर उसको फैलाने का काम नहीं करते हैं। तो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचरित न होने वाला रोग इसमें से कौन सा है, जापानी इंसेफेलाइटिस। ये एकमात्र ऐसा है जो कि टाइगर प्रजाति के मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो ये वायरस होता है। हाइड्रोफोबिया तो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और एक बार इसके लक्षण प्रकट हो गए तो उसके बाद मृत्यु निश्चित होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है। मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इस तरह के रोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, पैरालिसिस जो है ये लकवे को कहा जाता है, और आपका जो ये ल्यूकीमिया है ये ब्लड कैंसर होता है। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक जो है वो अतिसार से मर जाता है, और इसके पीछे मतलब अतिसार जो है यानी डायरिया,
इसके पीछे कौन सी चीज़ कारक होती है, मतलब क्या कारक होता है, ये आपको बताना है। तो 939 जो है इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, रोटा वायरस होता है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से रोटा वायरस होगा, इसे हमने चुना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में अगर फैलता है तो उसको क्या कहा जाता है, दुनिया के एक बड़े हिस्से को अगर प्रभावित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड मतलब कोरोना वायरस, ये एक पेंडेमिक था जो कि बहुत बड़े हिस्से में दुनिया के या पूरी दुनिया के कोने कोने फैल गया था। अगले वाले को देखते हैं 941। पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। पोलियो वायरस, पोलियो का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये वायरस होता है, वायरस मतलब विषाणु होता है। बी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। साल्क वैक्सीन इसके निवारण के लिए लगाई जाती है। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इनका नाम था जॉन साल्क, जोनस साल्क था, और उन्हीं के नाम पे साल्क वैक्सीन कहा जाता है पोलियो की वैक्सीन को। अब यहाँ देखिए पूछा गया है कि साल्क वैक्सीन जो है वो किस व्याधि के निवारण के लिए लगाई जाती है, तो ये आपका पोलियो हो जाएगा, डी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पैथोजिन के बारे में पूछा जा रहा है जो कि सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। ये है क्या, तो आप जानते ही हैं कि ये राइनो वायरस है और इसीलिए हम इसके बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें, पूछा गया कि यकृत रोग जो है हेपेटाइटिस बी, इसका कारक क्या होता है, मतलब ये किस वजह से होता है, तो वायरस से होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये डीएनए वायरस होता है कि आरएनए वायरस होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस बी को फैलाने के लिए वायरस काम आता है ये डीएनए वायरस होता है। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। पूछा गया कि एड्स का कारण क्या है, तो वायरस होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। एड्स विषाणु में क्या होता है, एड्स विषाणु की जो संरचना है वो कैसी होती है, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, इसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। ये वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना आपको मालूम होना चाहिए, इसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है, सिर्फ आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है, मतलब कौन सा इसमें से जो एचआईवी का प्रकार है वो भारत में दिखाई देता है, तो देखें और बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ये HIV 1C है। ठीक है, भारत में दिखने वाला जो इसका वेरिएंट है वो HIV 1C है। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये है 950वां। एड्स निम्नलिखित में से किस रोग का संक्षिप्त नाम है, तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, संक्षिप्त नाम देकर पूरा नाम यहाँ नीचे विकल्प में दिया हुआ है। और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं एड्स। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, मतलब एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है, तो विषाणु होता है। ठीक है, दिमागी बुखार भी इसको कहा जाता है, और तराई वाले क्षेत्रों में जहाँ मच्छरों का उपद्रव ज़्यादा होता है वहाँ ये बहुत तेजी से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कथन कारण दिया हुआ है, तो चेचक एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, यानी स्मॉल पॉक्स, और इसके लिए मरीज जो है इसको पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, ये कारण दिया हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें कोई तालमेल दिख रहा है, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। इसमें असल में ए में ये कहा गया है ना कि जो कथन और कारण है वो दोनों सत्य हैं और कारण कथन पर आधारित है। तो कारण जो है वो कथन पर आधारित है, लेकिन कारण का मतलब ये होता है ना कि वो बीमारी का कारण बता रहे हैं। बीमारी का कारण जो है वो पृथक बिस्तर पर रखना नहीं होता है, बीमारी का कारण होता है वायरस। ठीक है, हालांकि इसमें जो उत्तर दिया है उसको मान लिया जाता है कि ए सही है। हाँ, ये है कि जिस मरीज को हुआ है उससे बाकी लोगों को अलग रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि दुधारू पशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जो है वो तेजी से फैलती हैं, तो इसमें फुट एंड माउथ डिजीज है, यानी खुरपका मुंहपका जिसे कहा जाता है, एंथ्रेक्स है, ब्लैक क्वार्टर है और काउपॉक्स है। अब इसमें आप देखें और बताएं, तो इन सभी बीमारियों को हम ले सकते हैं, है ना, तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सारी बीमारियां जो है ये मवेशियों को प्रभावित करती हैं, और अभी हाल फिलहाल में लंपी स्किन, तो उससे भी रिलेटेड थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हालांकि अब उतना समय नहीं बचा है। अब इसके बाद देखें कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है। बर्ड फ्लू जो है इसमें एकमात्र उपचार होता है कि जिस पोल्ट्री फार्म में या जिस चिड़ियों के जो संग्रहण क्षेत्र होता है वहाँ फैला हुआ रोग है, तो वहाँ पूरी ही चिड़ियों को या जितनी भी मुर्गियों को ये संक्रमित कर चुका है उन्हें मार डाला जाए, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं होता है, नष्ट कर देना ही एकमात्र विकल्प है, और उसके बाद उन्हें डिस्पोज कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि 955 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बर्ड फ्लू का जो विषाणु है इसको क्या कहा जाता है, तो इसमें पहचानिए, और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये H5N1 है, ध्यान दीजिएगा, ये H5N1 है, H5N1 है, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट यहाँ देखें, इबोला जो है ये क्या है, तो इबोला जो है ये असल में एक प्राणघातक विषाणु है, इबोला वायरस। ठीक, डेडली वायरस है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए इबोला वायरस का नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये वायरसों का नाम जो है रखा जाता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। ये प्रांत के आधार पे, मतलब प्रांत के नाम के आधार पे, प्रोविंस के नाम के आधार पे इबोला नाम रखा गया है। अगले वाले को देखें,
यहाँ पर कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो मानव शरीर में फीमर जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, हैजा जो है वो जीवाणु से होता है, एथलीट फुट जो है ये विषाणु से होता है। अब इसमें सही कौन सा है? तो ऊपर वाले दोनों तो सही है, ठीक है, ऊपर वाले दोनों जो है वो सही है, यानी पहला दूसरा। लेकिन एथलीट फुट जो है वो विषाणु से होने वाला रोग नहीं है, ठीक है, ये कवक से होता है। बाकी अगर आप देखें तो पहला दूसरा सही है और इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। अगले को देखते हैं, और अगले में कहा गया कि डीपीटी का टीका इसमें से किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, बताइए। तो डीपीटी से आप इसको डिकोड कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टिटनेस। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टिटनेस, इन सब के लिए जो प्रतिरक्षण के लिए टीका दिया जाता है उसको डीपीटी कहा जाता है। तो सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद 960वें को देखते हैं, डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है। तो उन तीनों को छोड़ के जो चौथा वाला है उसके काम नहीं आएगा। तो इसमें से पोलियो को निकाल लीजिए, पोलियो के लिए साल्क वैक्सीन काम आती है, डीपीटी नहीं काम आता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए आप, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है, मतलब कौन कौन से रोगों से बचाव होता है, तो बताएं। ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है उसको लगवाने के पीछे पर्पस क्या होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से बी वाले को आप देखें, काली खांसी यानी जो वूपिंग कफ है, टिटनेस है और डिप्थीरिया है, इसी के निवारण के लिए छोटे बच्चों को ये लगाई जाती है। तो बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ 962 को आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि कौन सी सल्फा ड्रग इसमें से है। तो सल्फा ड्रग को पहचानिए आप, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये जो सिबाजोल है ये असल में सल्फा ड्रग है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। तो कौन सी बीमारियां जीवाणुओं से होती है, कौन सी विषाणुओं से होती है, ये सब पता होना चाहिए। फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर तपेदिक हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो असल में बैक्टीरिया से होता है, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वो सब वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। एकमात्र तपेदिक जो है, टीबी जिसे कहा जाता है, यही बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद 964 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि तपेदिक रोग का कारण है फिर से वही बैक्टीरिया। यहाँ हम ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं, ये असल में इसमें आप बीमारी के उदाहरण के तौर पे रूमेटाइड गठिया को ले सकते हैं। ये क्या है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है। और इसके बाद अनुवांशिक रोग जो है, इसमें आप क्षय रोग को ले सकते हैं। पामा रोग में आप चिचड़ी को ले सकते हैं। मानसिक रोग में आप जो साइकोसिस है उसको ले सकते हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो अनुवांशिक रोग क्षय रोग नहीं है, क्षय रोग तो संक्रमण से होता है ना, जो जीवाणु का संक्रमण होता है उससे ये हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। अनुवांशिक रोग जो है वो क्षय रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए आप, टिटनेस नाम का रोग जो है ये किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस और नाम से जानते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉकजॉ। लॉकजॉ इसको कहा जाता है, वैसे अपने हिंदी में कहा जाता है धनुष टंकार। 967 को देखते हैं, कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो मच्छर के काटने से इसमें से कौन सी बीमारी नहीं हो सकती है, पहचान कर देखिए। और करेक्ट आंसर इसका प्लेग हो जाएगा। प्लेग जो है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। बाकी आप देख रहे हैं येलो फीवर जो है वो मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया भी होता है और डेंगू भी होता है। तो प्लेग को बाहर कर दिया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। इसमें से जोड़ जो है किसका सुमेल आपको दिखाई देता है। तो निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है और पीलिया से आंख प्रभावित होती है और मधुमेह से यकृत। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ पहला वाला है। निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, मोतियाबिंद से आंख प्रभावित होती है, आंख का लेंस प्रभावित होता है, पीलिया से आपका लिवर प्रभावित होता है और मधुमेह से आपका पेंक्रियाज प्रभावित होता है। ठीक, तो ये बाकी सभी गलत दिए हैं, पहला वाला सही दिया है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें कौन सी बीमारी का प्रसार किस माध्यम से होता है वो दे रखा है। तो वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा, ऐसे आपको मिलाना है। तो इसमें आप ध्यान से देखें, जो कॉलरा होता है ये पानी के द्वारा फैलता है। यहाँ ध्यान से देखें, पानी के द्वारा फैलता है। यहाँ आप इसको हैजा को मिला लीजिए, बी से, मतलब B3 हो गया। उसी प्रकार से वायु के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो आपका टीबी है, ठीक है। और घाव के द्वारा फैलने वाला रोग जो है वो आपका टिटनेस है। इसीलिए कहा जाता है कि लोहे से या किसी भी चीज़ से घाव लगा है तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाइए। और संपर्क के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो सिफिलिस है, ठीक। सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है उससे ज़्यादातर सिफिलिस की समस्या हो सकती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 969 का, वो इसमें से कौन सा होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें बी हो जाएगा। मिलान के हिसाब से आप वैसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा जल जनित रोग है, पानी से फैलने वाला रोग है। तो हैजा है, इसमें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखें। BCG का टीका जो है इसमें से किस में लगाया जाता है। तो निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस और यक्ष्मा यानी जो ट्यूबरकुलोसिस है इसका नाम दिया है। और इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए। BCG का टीका जो है वो यक्ष्मा से बचाव के लिए यानी टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है।
972 को देखते हैं, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगना चाहिए? तो ये लगना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद इसको लगाने की आवश्यकता होती है, तभी ये प्रभावशाली तरीके से काम करता है। इसके बाद देखें कुष्ठ रोग का कारक कौन है? तो जीवाणु है। कुष्ठ रोग जो है ये लेप्रोसी, ये असल में जीवाणु से होती है और ये आराम से दूर की जा सकती है। जीवाणु जनित जो बीमारियां होती हैं उनका निदान आसान होता है। अब यहाँ पे कवक जनित जो रोग है वो आपको बताना है। तो कवक के प्रभाव से इसमें से कौन सा रोग हो सकता है, पहचानिए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से डी हो जाएगा, गंजापन यानी बाल्डनेस। हालांकि बाल्ड जो होने की प्रक्रिया होती है ये अनुवांशिक भी हो सकती है, हेरिडिटी से भी ऐसा होता है, लेकिन अगर कवक से हो रहा है तो वो एक जो है निदान करने योग्य उपचार उसका संभव है। इसके बाद 975 को देखते हैं, मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब दोनों में जो न पाया जाता हो वो आपको चुनकर बाहर करना है। तो बुखार दोनों में आता है, मच्छर दोनों में काटते हैं तभी ये होता है। मानव प्रजाति को ये प्रभावित करता है, मच्छर की प्रजाति दोनों में समान होती है नहीं। मलेरिया में एनाफिलीज जाति की मादा जो है वो आपको रोग पकड़ाकर चली जाती है, और डेंगू में जो एडीज मच्छर की मादा होती है वो आपको बीमारी पकड़ाकर चली जाती है। तो दोनों में जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग होती हैं, मच्छर भी अलग अलग वेराइटी के होते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें गलत है, बाकी सब जो है वो सही है, तो हमें डी को चुनना था। अगले को देखते हैं भाई, यहाँ देखें कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, पहचानिए। तो कॉलरा, पीलिया, मलेरिया। अब इसमें प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया का जो मूल कारण है वो प्रोटोजोआ होता है। एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर उस प्रोटोजोआ को आपके शरीर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ये मलेरिया हो जाएगा। इसके बाद अगले को देखते हैं, यहाँ देखें 977, और इसमें कहा गया कि 65% जो रोगी मलेरिया के हैं उनके लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, उसी प्रोटोजोआ का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ प्रोटोजोआ का नाम बताइए कि कौन सा ऐसा है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? इसका बी हो जाएगा, ये विवैक्स है, ठीक है। विवैक्स बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है कि गोल कृमि जो है यानी नेमेटोड, इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से होने वाला रोग जो है ये फाइलेरिया होता है, और फाइलेरिया भी जो है वो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया दे रखा है, कौन सा किससे फैलता है वो आपको मिलाना है। तो आप जानते ही हैं, आराम से इसको मिला सकते हैं। देखिए एड्स जो है वो विषाणु से होता है, आप जानते हैं। गंजापन आमतौर पे कवक से हो जाता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, और प्लेग जो है वो जीवाणु से फैलता है। अब इसमें आप आराम से विकल्प देख सकते हैं। अगला देखते हैं, निद्रा रोग की बीमारी होती है, कैसे होती है? तो विटामिन ए कम हो जाता है। ट्रिपैनोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव होता है जो कि आपके शरीर में घुस जाता है और आपको नींद नहीं आती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर कैल्शियम की कमी। तो इसमें विकल्प जो है वो इतने मूर्खतापूर्ण है कि आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ट्रिपैनोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ये एनिमल होता है जो कि आपके शरीर में बैठ जाता है। इसके बाद 981 को देखते हैं, यहाँ देखिए आप कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, मतलब वो जेनेटिक डिजीज नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो पहचाने और बताएं। और 981 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, ध्यान से देखें। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की अच्छी खुराक लेकर इसे समाप्त किया जा सकता है। बाकी जो है वो अनुवांशिक होते हैं, और अनुवांशिक रोगों का कोई उपचार नहीं होता। इसके बाद 982 को देखें, बबल बेबी रोग जो होता है, बबल बेबी सिंड्रोम या डिजीज आप कह लीजिए, इसमें इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? मतलब इसको ऐसा नाम रखने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो करेक्ट आंसर ये है कि इसमें जो रोगग्रस्त शिशु होता है उसका उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। इसमें सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है और ये उत्पन्न करता है, मतलब किस वजह से उत्पन्न होता है, या यहाँ देखें हीमोफीलिया की वजह से क्या उत्पन्न होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, मतलब इससे क्या प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। रक्त का स्कंदन होना जो है वो इसमें कम हो जाता है और अंत में ये बंद हो जाता है। तो खून एक बार बहना शुरू होगा तो बहता जाएगा, और ये समस्या होती है। इसके बाद 984 को देखते हैं, कौन सी व्याधि अनुवांशिक है आपको बताना है, और करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? हीमोफीलिया ये अनुवांशिक रोग होता है, ये जेनेटिक डिजीज होती है जो कि एक जीन से दूसरे जीन पूल में ट्रांसफर होती है। इसके बाद 985 में चलते हैं, और यहाँ पर देखें कहा गया कि थाइमिन जो है इससे बेरी रोग, मतलब इसकी कमी से बेरी रोग। एस्कार्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो सकती है, और विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर ये कम हो गया। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन वर्णांधता जो है वो असल में एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब हेरिडिटी में होता है वो, और उसका कोई विटामिन ए या किसी भी हीनताजन्य रोग से संबंध नहीं होता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है।
अगले को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वर्णांध पुरुष है, यानी एक कलर ब्लाइंड मैन है और वो एक सामान्य स्वस्थ महिला से विवाह करता है, तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? उसके बेटों में उत्पन्न होंगे, उसकी बेटियों में उत्पन्न होंगे, या उसकी बेटी के बेटों में उत्पन्न होंगे? किसमें उत्पन्न होंगे बताइए? तो वर्णांधता से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति होते हैं वो पुरुष होते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके बेटों में भले न दिखाई दे, लेकिन उसकी जो बेटियां होंगी उनके बेटों में ही उत्पन्न होगा, मतलब जो तीसरी पीढ़ी होगी उसमें दिखाई देगा, ठीक। तो ऐसे चलता है ये, और इसीलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए आप, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव की वजह से होता है? तो गठिया रोग के पीछे जो उत्तरदायी है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वातोन्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो ये जो जवान महिलाएं होती हैं उनमें होता है हिस्टीरिया रोग, आप देख रहे हैं। वातोन्माद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जवान महिलाओं में। और आमतौर पे एक धारणा होती है कि विवाह करने के बाद ये समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं जाता। इसके बाद 989 को देख रहे हैं आप। उन देशों में जहाँ पर लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, मतलब ऊपर जो धान की भूसी का एक आवरण होता है चावल के ऊपर, उसको भी पॉलिश करके चमका के हटा दिया जाता है, मतलब चावल एकदम चमकदार सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसा जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, इसको खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं, उनको किसी खास चीज़ की कमी हो जाती है। तो वो क्या होता है, मतलब कौन सा रोग इन्हें प्रभावित करता है? तो पॉलिश किया हुआ चावल खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, बीमारी का पता करने के लिए यंत्र MRI जो है, इसका मतलब क्या होता है? MRI किया जाता है, तो MRI का मतलब क्या है? MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये पीछे भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन था मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसीलिए इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट। 991 को देखते हैं। यहाँ MRI का फिर से फुल फॉर्म पूछा गया है, आप आराम से कर सकते हैं, है ना। अगले को देखते हैं। BMD का मतलब क्या होता है? BMD परीक्षण जो है किस लिए होता है, ये आपको असल में बताना है। तो इसमें डेंसिटी चेक की जाती है, जो बोन डेंसिटी होती है उसको देखा जाता है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑस्टियोपोरोसिस से मेल खाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से इसको मिला लेंगे, मतलब इसकी पहचान करने के लिए BMD टेस्ट किया जाता है। अगले वाले को देखते हैं। BMD का पूरा नाम यहाँ बता दिया है। तो ये बोन मैरो डिफिशियंसी होता है, बोन मैरो डिफिशियंशन होता है, या फिर बोन मिनरल डेंसिटी होती है, इसमें से क्या होगा? तो ये असल में बोन मिनरल डेंसिटी होती है, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी होती है और इसी को जांचा जाता है। अगले को देखते हैं। और यहाँ पे देखें, कहा गया कि जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से पीड़ित है? तो इस बीमारी को कहा जाता है बुलीमिया। 995 को देखते हैं। इटाई रोग जो है वो कैसे होता है, मतलब किस चीज़ की विषाक्तता की वजह से इटाई सिंड्रोम जो है वो पकड़ लेता है? तो ये कैडमियम की विषाक्तता से होता है। कैडमियम का प्रदूषण अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको इटाई हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखें, गोल्डन आवर क्या होता है? तो हृदयघात से इसका संबंध होता है। हृदयघात के बाद का जो 1 घंटा होता है, उसमें अगर आप सही उपचार करते हैं तो रोगी की जान बच सकती है। तो ये गोल्डन आवर होता है। इसके बाद आप देखें अगले वाले को, 997 को। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है और ये किससे बचाव में काम आती है आपको बताना है। और बीटा ब्लॉकर को अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। यह हृदयघात से बचाती है, हार्ट अटैक से आपकी रक्षा करती है। 998 को देखते हैं, यानी 998 को। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। अब इसमें से आप किसको चुनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर पोटेशियम हो जाएगा। इसीलिए सेब जो है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। 999 को देखते हैं, यानी 999, जो कि दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। आधा दिख रहा है, अभी पूरा दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है। पोटेशियम की डिफिशियंसी से इसमें से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो वृक्क की क्षति हो जाती है और पेशियों को लकवा मार जाता है, या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, या खून की कमी हो जाती है, या आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, आपको धुंधला दिखने लगता है, और आपकी जो ज्वाइंट है उनमें दर्द होने लगता है। तो अगर आपके अंदर पोटेशियम की कमी होती है तो आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है ना कि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है हमारा 1000। और यहाँ पर पूछा गया है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक अगर आप उपवास रखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके गुर्दों पर पड़ता है, किडनियों पर पड़ता है। यहाँ पे हम डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं और यहीं पर ये समाप्त होता है। आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना, और तब तक के लिए नमस्कार।